हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला वाइट रेड लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है केंट और सरे के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है केरिंगटन ओवल लंदन में। सरे का मैच कल ही हुआ था, आपको याद होगा, मिडिल सेस के अगेंस्ट में जो मैच हमने कवर भी करा था और बहुत अच्छा भी किया था। तो और एक मतलब अगले ही दिन फिर से उनको मैच खेलना पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा हेक्टिक होगा उनके लिए, क्योंकि लंदन में ही है, वो भी लंदन में था लॉर्ड्स में, और ये केरिंगटन ओवल। कंडीशंस थोड़े से अलग हो सकते हैं ग्राउंड के, लेकिन बाकी मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने चाहिए इनके लिए। ये फिक्सचर बहुत ही पुराना एक फिक्सचर है और लगभग लगभग हर सीज़न में ही हम एक दो में से एक तो मिनिमम कंप्लीट करते ही हैं। अगर हम एनालिसिस करने की बात करें तो इसके पहले भी एक मैच की एनालिसिस वीडियो हम डाल चुके हैं और ये दोनों टीमों के मैचेस भी हमने कवर कर रखे हैं जो पहला मैच था। तो आई होप दोनों टीमों के कंडीशंस, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही। दोनों ही टीम अपने अपने लास्ट मैचेस में जीत के आ रही है। केंट और दोनों ही टीमों ने अपनी बॉलिंग से काफ़ी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था। 9 या 10 विकेट तो निकाले ही हुए थे। केंट ने 10 विकेट निकाले थे और सरे ने भी मेरे ख्याल से 10 विकेट निकाला था कल के मैच में। लेकिन बैटिंग डोमिनेशन काफ़ी ज़्यादा करा था सरे ने। केंट को चेज़ करना पड़ रहा था, तो उतना कुछ बड़ा टोटल नहीं था, तो उतना कुछ उनको करने का ज़रूरत नहीं पड़ा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। केरिंगटन ओवल लंदन जो कि सरे का घर है। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरे आपको 3-2 से आगे होते हुए दिख जाएगी। वैसे तो केंट के रिकॉर्ड्स काफ़ी ख़राब रहते हैं सरे के कंपैरिजन में, लेकिन इस फिक्चर में थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस आपको देखने को मिल जाता है। पिछले सीजन में केंट ने आखिरी पायदान पर सरे ने पहले समय खत्म किया था, ये हम बातें कर चुके हैं पहले भी। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले सीजन में धमाकेदार रिकॉर्ड थे। 8 में से 7 मैच उन्होंने जीता था और एक मैच जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जीत की, वो नॉकआउट मैच था, क्वार्टर फाइनल का मैच था मेरे ख्याल से। ये हाँ, क्वार्टर फाइनल का मैच था, वहीं पे वो हारे थे मैच। और इसके अलावा ग्रुप स्टेज में तो सारे मैच उन्होंने जीत के रखा हुए थे। और 2021 में हालांकि थोड़ा मिक्स्ड रिजल्ट था और ख़राब ही था कह सकते हैं। जो 5 मैचेस के रिजल्ट आए थे उनसे 3 मैच वो हारे थे, 2 मैच में उन्होंने जीत नसीब करा था। ठीक है, तो आगे देखेंगे ग्राउंड के बारे में। फिलहाल पहले देख लेते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5-6 मैचेस में, तो क्या क्या चीज़ हुई है जो हमें देखने मिल सकती है। तो ये पहला मैच है, तो फिर यहाँ पर भी क्वार्टर फाइनल का ही मैच था। तो ये नॉकआउट में दोनों टीमों ने मतलब नॉकआउट में सरे की टीम काफ़ी पहुंचती है, जैसे आप देख सकते हैं। ये 2020 का मैच था और ये ओवल का ही मैच है, ठीक है, इसी ग्राउंड में। सर ने बना था 169। बहुत बड़ा टोटल तो नहीं था, लेकिन बॉलिंग उतना अच्छा नहीं कर पाई थी केंट की टीम, जो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि बॉलिंग इनकी स्ट्रेंथ जनरली होती नहीं थी। हालांकि लास्ट मैच में उन्होंने 10 विकेट निकाले हुए थे, देखना पड़ेगा ऐसा परफॉर्मेंस वो कब तक कर पाते हैं। रॉय और विल जैक्स दोनों के ही नाम को थोड़ा गौर से देखना है। रॉय लास्ट मैच में स्क्वाड में थे, खेले नहीं थे किसी रीज़न की वजह से, तो नाडिन ने ओपनिंग करी थी। अभी देखना पड़ेगा उनके साथ क्या किया जाता है। बाकी जैक्स का तो आपने देख ही लिया, 3 विकेट भी निकाले थे, 43 रन भी बनाए थे और हमारे कैप्टन भी वो थे। काफ़ी लोग सैम करन को बना रहे थे, सैम करन हमारे वाइस कैप्टन थे और जैक्स हमारे कैप्टन थे, और धमाका मचा दिया था उन्होंने वन साइडेडली। तो रॉय और जैक्स केंट यहाँ पर चेस नहीं कर पाई। लिविंग के कुछ स्कोर से और जैक्स की बॉलिंग भी यहाँ पे काम पे आई थी। ये कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगा आगे जाके, ओवल और जैक्स का परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस, बैटिंग बॉलिंग हर तरफ से। बाकी टॉपली मोडियार्टी स्क्वाड में तो है, मोडियार्टी स्क्वाड में है, लेकिन खिलाया नहीं गया था लास्ट मैच में, और यहाँ पर वन साइडेडली डोमिनेट करा था सरे की टीम ने, बैटिंग से भी बॉलिंग से। ठीक है, अगला मैच कैंटरबरी में हुआ। यहाँ पर केंट ने बड़ा स्कोर खड़ा किया, 191। ठीक है, आपको याद होगा लास्ट मैच में मैंने बताया था सरे की तरफ से कि उनको ऐसे कंडीशंस पसंद होते हैं जहाँ पर स्पिन हेल्पिंग हो या बॉल रुक के आए या स्लोअर कंडीशन हो। तो उनका जो घर होता है केरिंगटन ओवल ना, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें आपको देखने मिल जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे तो वो डोमिनेट करते हैं, लेकिन उसके बाहर जहाँ पे भी थोड़ा बहुत रन ज़्यादा होने का चांसेस हो जाता है या फिर स्पिनर्स के लिए उतना हेल्प नहीं होता है, वहाँ पर वो थोड़े से फंस जाते हैं। और उसका एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कैंटरबरी के ग्राउंड पे, जहाँ पर 191 बना था केंट ने। डेनली लीनिंग, कई बार बता चुके हैं हम लीनिंग और कैंटरबरी के कनेक्शन के बारे में। लास्ट मैच में भी आपने वो चीज़ नोटिस करी, सेकंड हाईएस्ट मेरे ख्याल से पॉइंट्स स्कोर थे वो, और जॉर्डन कॉक्स के परफॉर्मेंस थे। बाकी बॉलरों में से जैक्स की यहाँ पे भी थे 2 विकेट्स, एटकिंसन के 2 विकेट, जॉर्डन क्लार्क के 2 विकेट। लास्ट मैच वो खेले थे, लेकिन एक ओवर की भी बॉलिंग उनको नहीं मिली थी, बैटिंग भी नहीं मिली थी। और ये चीज़ आपको आगे भी देखने मिल जाएगा कि सरे की टीम ऐसी करती है और पता नहीं चलता कौन सा प्लेयर कैसे यूज्ड होगा। जेमी ओवरटन ने यहाँ पर बॉलिंग कराई थी, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो इस मैच में भी बॉलिंग नहीं कराएं 2 विकेट से। सरे ने वापस से यहाँ पर बढ़िया बल्लेबाजी करी और चेस कर लिया, चेस नहीं किया लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी तो थी। जैक्स और लॉरी इवांस के आपको स्कोर्स देखने मिल जाते हैं। जैक्स के लगातार दोनों मैच में धमाकेदार परफॉर्मेंस है। यहाँ पे भी 4 विकेट और 23 रन थे, तो मतलब लगभग लगभग हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर यही बने होंगे। और यहाँ पे भी 2 विकेट और 87 रन, तो हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर यहाँ पे भी यही बने। क्लासन के 2 विकेट से, बाकी कोई बॉलर करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है।
अगला मैच हम ओवल में आ गए। इस बार भी सरे की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं रही। जॉर्डन क्लार्क को यहाँ पे ही मौका मिला तो उन्होंने बल्लेबाजी करी, ओवरटन ने बल्लेबाजी करी। बॉलरों में से कोई भी करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। केंट ने अच्छी बल्लेबाजी करी और यहाँ पर चेस कर लिया। जहाँ पर डेनली फिर से आपको दिख रहे हैं डैनियल बेल्ट्रामन के साथ। डेनली का नाम ऊपर भी आया था एक बार, यहाँ पे 36 रन थे और यहाँ पे भी उन्होंने रन बनाया था 31 रन, मोडियाटी का एक विकेट, जो कि कोई फ़ायदा ऑफकोर्स हुआ नहीं। अगला मैच कैंटरबरी में हुआ। इस बार भी साढ़े उतना खास कुछ स्कोर तो उन्होंने नहीं बनाया, 159, जहाँ पे रॉय के स्टार्ट से, नरीन के स्टार्ट से ओवरटन को बैटिंग मिल रही है और 20-25 का रन वो बना रहे हैं। सैम करन के भी कुछ रन थे। बॉलरों में से स्टीवार्ट जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, इनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। लास्ट सीजन में इस ग्राउंड पे इन्होंने काफ़ी विकेट्स निकाले थे, मतलब कैंटरबरी के ग्राउंड पे, और लास्ट हेड टू हेड में भी हमने ये चीज़ नोटिस करी। केंट चेस नहीं कर पाई, लेकिन डेनली कंसिस्टेंट है, ठीक है। 3 मैच लगातार 30+ का स्कोर आ रहा है इनका। टॉपली जॉर्डन अवेलेबल नहीं है। जॉर्डन क्लार्क कई बार नाम आ चुका है इनका, अभी इनको पता नहीं है कि किस तरीके से टीम यूज़ करेगी, बॉलिंग देगी भी या नहीं, और बैटिंग भी बहुत नीचे आ रहे हैं ये। नहीं तो नाम तो इनका आया है। जेमी ओवरटन और नरीन के भी एक विकेट से, बाकी वोराल, जॉर्डन, टॉपली ये सब अवेलेबल नहीं है। लास्ट मैच जो हुआ था और लास्ट मैच जो इस ग्राउंड पे भी था, इस बार भी केंट ने कभी अच्छी बल्लेबाजी करी। म्यू आई, इनके बारे में हमने बात करी है। लास्ट मैच में इन्होंने ओपनिंग भी करी थी, कुछ खास वो कर नहीं पाए थे, लेकिन प्लेयर टू वॉच हैं ये, आगे जाके आपको शायद देखने मिल जाए। जॉर्डन कॉक्स और एलेक्स ब्लेक लास्ट मैच खेले नहीं थे, इन्होंने 50 रन बनाए थे। डेनली के तीनों ही जो स्कोर आए हैं, 5 में से 3 बार आपने जो स्कोर बनते हुए देखे हैं, तीनों ही बार उन्होंने चेस में रन बनाए हैं, 30+, 40+ जो भी उन्होंने बनाया है, ठीक है। बैटिंग पर्सन अभी तक कोई रन नहीं है। जेमी ओवरटन, यहाँ पे भी एक विकेट है। सारे ने इस रन को चेस कर लिया और काफ़ी इजीली चेस कर लिया कह सकते हैं, जहाँ पर जैक्स के 26 रन थे, सैम करन का 50, रॉय, इवांस, इनके स्कोर्स आए हैं। इवांस ने 2 बार चेस में स्कोर बनाए हैं, एक बार यहाँ पे 26 का स्कोर था और ऊपर भी अगर एक बार जो उन्होंने चेस करा था यहाँ पे भी 57। तो सरे ने 2 बार चेस किया है और दोनों ही बार इवांस का स्कोर आपको देखने को मिल रहा है। बाकी तो चलो जो परफॉर्मर्स हैं वो तो हैं ही, रॉय अगर खेलते हैं तो वो तो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। लास्ट 2 मैचेस में सैम करन ने 43 और यहाँ पे 50 दोनों मैचेस में रन बनाए हैं। जैक्स का तो वो कंसिस्टेंट वो होते ही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, उनके परफॉर्मेंसेस भी यहाँ पर आपको देखने मिल जाते हैं। अगर हम सिर्फ ओवल वाले मैचेस को यहाँ पर फिल्टर करें, जहाँ पे आज का मैच होने जा रहा है, तो पहला मैच क्या हुआ, सर ने बनाया था 169, बहुत बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन केंट पीछे रह गई। रॉय, जैक्स विद द बॉल विद द बैट दोनों तरफ से, और लिनिंग, ये मेजर परफॉर्मर्स थे। सेकंड मैच में आ जाओ भाई, फिर से यहाँ पे सरे की बैटिंग बहुत खास तो नहीं हुई थी। केंट ने कंपैरेटिवली बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी। जॉर्डन क्लार्क को मौके में रन बनाए उन्होंने। जेमी ओवरटन, डैनियल बेल्ट्रामन, डेनली, ये मेजर परफॉर्मर्स है, बाकी बॉलरों में से कोई खास अवेलेबल नहीं है। और लास्ट जो मैच हुआ था वहाँ पे भी हमने देखा कि केंट ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी। तो केंट यहाँ पे लास्ट 3 में से 2 मैचेस में अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने करी है, ठीक है। सरे पहले 2 मैचेस में उतना खास नहीं था, 169 और एक बार तो काफ़ी लो स्कोर उन्होंने बनाया था, लेकिन तीसरे मैच में उन्होंने काफ़ी रन बनाए। जहाँ पर आपको ट्वांडम यूआई देख रहे हैं, बेन कॉक्स देख रहे हैं, बेन नहीं जॉर्डन कॉक्स, बाकी ये कुछ बॉलर्स से। और सर ने चेस कर लिया, जिसको लीड करा था रॉय ने और सैम करन ने, बाकी जैक्स और इवांस के भी कुछ कंट्रीब्यूशंस थे, ठीक है। और लिनिंग और लिंडे, इनकी यहाँ पर बॉलिंग आपको काम पे आते हुए दिख रही है, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें जो बताने लायक था। हेड टू हेड से ज़्यादा कंसिस्टेंट जाम यहाँ पे नहीं है। डेनली आप एक बार के लिए देख सकते हो, चेस में उन्होंने कुछ स्कोर्स बनाए हैं। विल जैक्स ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सैम करन जो लास्ट 2 मैच उन्होंने खेला है रन है, जेसन रॉय के रन हैं। इसके अलावा जॉर्डन क्लार्क, जेमी ओवरटन के भी कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन अभी पता नहीं टीम को किस तरीके से यूज़ करेगी। और क्योंकि बहुत सारे ऑलराउंडर्स आपके पास ऑलरेडी हैं, तो जॉर्डन क्लार्क को तो आप लेने से रहे, अनलेस कि आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हो, वहाँ पे भी मुश्किल ही होगा वैसे तो, लेकिन अगर आप खेल रहे हो तो आप वहाँ पे देख सकते हो। नहीं तो जॉर्डन क्लार्क यूज अगर सही से होते तो उनके रिकॉर्ड से बराबर है, ठीक है। केंट की तरफ से ऐसा कोई मेजर परफॉर्मेंस अपने को देखने नहीं मिला है कंसिस्टेंटली। कुछ नाम आए हैं जिनमें से डेनली खाली एक है, बाकी कुछ नाम अभी हैं, कुछ नाम नहीं है, ऐसा है। जॉर्डन कॉक्स के भी 1-2 मैच में नाम आए हैं, तो ये कुछ नाम है जो आप नोटिस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हेड टू हेड के बारे में। अभी हम बात करते हैं ग्राउंड के बारे में और देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ अपने को देखने मिल रहा है। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ कि क्या होता है जनरली केनिंगटन ओवल में। पिछले सीजन के पहले तक ये ग्राउंड पे ज़्यादा रन्स नहीं बनते थे, ठीक है। आपने ऊपर भी वो चीज़ नोटिस करी कि पहले 3 में से जो 2 मैचेस थे वहाँ पर बहुत रन्स नहीं बने, ठीक है। बैटिंग कोलैप्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन कम रन पर टीमें निपट भी गई थी, ऐसा भी हुआ था। लेकिन पिछले सीजन में हमने रन बनते हुए देखा है, काफ़ी रन्स बने हैं, 190 200 के पार भी स्कोर पहुँचे हैं। और केनिंगटन ओवल वन ऑफ द ग्राउंड्स है जहाँ पे स्पिन काफ़ी अच्छा चलता है, और सरे यहाँ पे अच्छा करती थी क्योंकि इनके पास मोस्ट ऑफ द टाइम 3 स्पिनर्स रहते थे। गैरेथ बैटी हुआ करते थे, डैन मोडियाटी, और कोई विल जैक्स या फिर कोई और स्पिनर होता था इनकी टीम में।
पिछले सीजन में हमने उस चीज़ को भी थोड़ा कम होते हुए देखा है कि स्पिनर्स का रोल थोड़ा सा तो कम हो रहा है, लेकिन फिर भी स्पिनर्स का रोल है। और स्पिनर्स का रोल है इसीलिए यहाँ पे विल जैक्स बॉलिंग से भी काम पे आते हैं और बैटिंग में भी एक अच्छा करते हैं, ये तो उनका होम ग्राउंड ही है, लेकिन उनकी बॉलिंग काम पे आती है, जो सबसे बड़ी बात है। लास्ट मैच में उनकी बॉलिंग काम पे आई थी तो हमने देख ही लिया होगा, तो वो तो बॉलिंग कराते ही हैं पूरा, और यहाँ पे भी वो ओपनिंग बॉलिंग पे आ सकते हैं और पूरा बॉलिंग भी करा सकते हैं, बराबर। अच्छा, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो पहला मैच सरे बनाम हैम्पशायर के बीच में मैच हुआ। हैम्पशायर भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग टीम है, आपको पता ही होगा, पिछले सीजन के चैंपियन है। उनके अगेंस्ट में अगर आपने 224 रन बना दिया, 28 रन बना दिया, तो काफ़ी बड़ी बात है। सैम करन, जैक्स, नडीन, ये 3 मेजर परफॉर्मर्स रहे हैं। स्पिनर के 3 विकेट, ठीक है, पेसर का 1 विकेट। हैम्पशायर को निपटा दिया 156 पर। मेजर परफॉर्मर्स कौन थे? सैम करन, ठीक है, बैटिंग के बाद बॉलिंग भी उन्होंने कराई। बाकी टॉपली, वोराल, नारीन के यहाँ पर विकेट्स भी थे जिन्होंने परफॉर्म करे, तो पेसर्स ही हैं मोस्टली, बाकी खाली नारीन यहाँ पर स्पिनर रहे हैं। सैम करन को ये कंडीशन बहुत पसंद आता है, ठीक है, कि जिस तरीके की बॉलिंग वो करा दें, क्योंकि उनके पास बहुत पेस नहीं है और ये स्लोअर कंडीशन जहाँ पर होता है वहाँ पर सैम करन हमेशा अच्छा करते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम सैम करन ने अच्छा करा है। अगला मैच ससेक्स और सरे के बीच में मैच हुआ। 146 का स्कोर था। नरीन यहाँ पे भी विकेट ले रहे हैं जैक्स के साथ, और बाकी बॉलर्स अवेलेबल नहीं है। रोक दिया, बैटिंग कोलैप्स तो नहीं हुआ, लेकिन रन बनाने भी नहीं दिया। सामने वाली टीम ने यहाँ पर चेस कर लिया इजीली, जहाँ पर जैक्स हैं। रॉय के चेज में आपको रन आते हुए दिख रहे हैं, बाकी पेसर्स का अपर हैंड रहा है और सर ने वापस से मैच जीत लिया। अगला मैच मिडिलसेक्स बनाम सरे, यहाँ पे भी आपको नरीन दिख रहे हैं, जैक्स दिख रहे हैं, एटकिंसन दिख रहे हैं। ऑल विकेट डाउन भी नहीं हुई टीम, लेकिन रन भी बनाने नहीं दिया। सर ने वापस से चेस कर लिया, फिर से जैक्स। बाकी नरीन के भी परफॉर्मेंसेस आए हैं, इन दोनों को तो वैसे भी छोड़ने वाले हो नहीं। नरीन के बैटिंग से उतने भरोसे लायक तो नहीं है, लेकिन बॉलिंग से कंसिस्टेंटली परफॉर्म वो करे जा रहे हैं। पोप नहीं है, स्पिनर के यहाँ पर भी 2 विकेट आपको दिख रहे हैं, ठीक है। जैक्स और नरीन ये दोनों स्पिनर्स होते हैं जनरली इनकी टीम में, मोडियाटी तो खिलाए नहीं जाते हैं, तो इन दोनों के कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस हैं। सोमरसेट बनाम सरे, फिर से वही चीज़, रन भी बनाने नहीं दिया, रोक दिया टीम को। फिर से आपको एटकिंसन दिखते हैं, बाकी मोडियाटी खेले थे, उन्होंने परफॉर्म करा था। क्लार्क जॉर्डन दोनों खेले थे, उन्होंने परफॉर्म करा था। जैक्स के तो वैसे भी परफॉर्मेंसेस आते हैं और पेसर्स का अपर हैंड रहा है, और सर ने यह मैच जीत लिया लास्ट बॉल में जाके। सेकेंड लास्ट मैच जो था केंट और सरे के बीच जो मैच आपने देखा था, जो लास्ट हेड टू हेड भी था, वहाँ पे भी अपने को नाडीन देखने मिले, ओवरटर्न, मोडियाटी स्पिनर्स हैं। बाकी जैक्स के कुछ स्कोर्स रहे हैं। इवांस ने आपने देखा चेस में उन्होंने 2 बार चेस किया है, दोनों ही बार रन बनाया था, जो नाम नोटिस करने वाले हैं, रॉय और सैम करन। स्पिनर्स के ही 5 के 5 विकेट, लिंडे और भी कोई रहे होंगे, काइस अहमद वगैरह, जिन्होंने विकेट्स निकाले थे। लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में, दोनों टीमों के बीच में नहीं, इस ग्राउंड पे वो ही था क्वार्टर फाइनल, और यहीं पे मैच हार गई सरे। बाकी पूरे लीग स्टेज में उन्होंने मैचेस सारे जीते। तो 160 बना था यॉर्कशायर ने। एटकिंसन इनका नाम आया है, 1-2 करके तो विकेट ले रहे हैं। लास्ट मैच इन्होंने 3 विकेट भी निकाला हुआ है, तो वैसे ही परसेंटेज इनका हाई होने वाला है। बाकी जैक्स, नडीन कंसिस्टेंट है, ठीक है। सरे चेज नहीं कर पाई, 1 रन से वो पीछे रह गए बस। यहाँ पे भी इवांस ने चेज किया और रन बनाया। टॉम करन, जेमी ओबर्टन के परफॉर्मेंस थे। पेसर के साथ स्पिनर्स के भी यहाँ पर 3 विकेट रहे हैं। और यॉर्कशायर जैसी टीम जिनके पास अच्छी खासी बॉलिंग लाइनअप है भी नहीं, वो भी अगर आपको इतने कम रन पर रोक रही है, तो आपको समझना पड़ेगा कि स्पिनर्स के लिए कुछ तो यहाँ पर होता है, ठीक है। और वैसे भी 2 स्पिनर्स लेके आती है सरे की टीम, उनके भी यहाँ पर खाते में विकेट्स होता है, और दोनों ही बहुत बड़े विकेट टेकर नहीं है। नारीन भी थोड़े डिफेंसिव माइंडसेट के बॉलर होते हैं, उनको रन कम पड़ते हैं, लेकिन विकेट भी कम ही मिलते हैं। जैक्स को यहाँ पर विकेट्स मिलते हैं और रन तो वो वैसे ही बनाते हैं, ओपनिंग पे आते हैं, तो ऐसा है, ठीक है। तो ये दोनों का परफॉर्मेंस हमने देखा है। सैम करन स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में उनके परफॉर्मेंसेज हैं, बॉलिंग से भी उन्होंने परफॉर्म करके रखा हुआ है। तो ये 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, और एनीवेज आप इनको टीम में रखने वाले हो और कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने वाले हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मैं बताना चाहता था कि लास्ट सीजन में भी आपने ये चीज़ नोटिस करी, एक आध मैच ऐसा हुआ होगा जहाँ पर 190-200 रन को स्कोर बने होंगे, जो कि पहले नहीं बनते थे, इतने भी नहीं बनते थे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर टीमें फंस रही है, ठीक है। ऑल विकेट डाउन भी नहीं हो रहा है, पूरा वो 20 ओवर बैटिंग भी कर रहे हैं, और 160 के नीचे का मामला रुक भी रहा है। इवन जो लास्ट मैच हुआ था वहाँ पे भी सेम ही चीज़ हुआ। सामने वाली टीम ने 160 बनाया 5 विकेट खो के, और चेज करने वाली टीम भी 159 पे रुक गई। उसके पहले देखो, ये एक आध मैच ऐसा हो सकता है जहाँ पर रन्स काफ़ी बने होंगे। उसके पहले आ जाओ 144 पर रुक गई गाड़ी, उसको भी चेस करने के लिए लास्ट बॉल तक जाना पड़ा। उसके पहले आ जाओ, यहाँ पे भी वही चीज़ 155 चेज इजीली हो गया, लेकिन वही है कि रुक रही है सामने वाली टीम की गाड़ी। यहाँ भी 146 चेस करने के लिए 17 ओवर तक जाना पड़ा। और पहले मैच पर हालांकि सारे ने यहाँ पर काफ़ी रन बनाया था, लेकिन हैम्पशायर को 156 पर यहाँ पे रोक दिया। तो यहाँ पे थोड़ा तो मुश्किल होता है, एक आध इनिंग्स आपको शायद ऐसे देखने मिल जाए जहाँ पर 190-200 के पार स्कोर पहुँचे, लेकिन जनरली इतना नहीं होता है। तो जेन्युइन
ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे जो होते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए वही होते हैं जो दोनों तरफ से पॉइंट दें। और 3 नाम हमने ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया है, जैक्स, सैम करन और नरीन। इनमें से जैक्स और सैम करन मेरे ख्याल से एनीवेज कैप्टन वाइस कैप्टन होने वाले हैं परसेंटेज वाले। ठीक है, कुछ जो परफॉर्मर्स आपने यहाँ पर देखे हैं जिनमें से ये 3 के अलावा भी जेसन रॉय के नाम आए हैं, लॉरी इवांस जब उन्होंने चेस करा है कुछ रन बनाए हैं, जहाँ पर आपको 3 बैट्समैन लेने होते हैं वो वहाँ पर आप देख सकते हो इनके बारे में। इसके अलावा जेमी ओवरटन को अगर बॉलिंग मिलती तो इंपॉर्टेंट होते। जॉर्डन क्लार्क के कुछ परफॉर्मेंसेज आए हैं लेकिन उतना कुछ खास नहीं, शायद आप स्मॉल लीग में एनीवेज नहीं ले पाओगे क्योंकि ऑलराउंडर में बहुत जैम होने वाला है आज के मैच में। और सारे के मैचेस ऐसे ही होते हैं, इनके जो बैट्समैन होते हैं वो भी ऑलराउंडर में होते हैं, जो बॉलर्स होते हैं वो भी ऑलराउंडर्स में ही होते हैं, तो टीम बनाना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है इनके मैचेस में। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था, हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। बात करते हैं प्लेइंग इलेवन के बारे में, तो केंट की तरफ से ऐसा ही प्लेइंग इलेवन मेरे ख्याल से रहना चाहिए, कोई मेजर चेंज करेगी नहीं टीम क्योंकि लास्ट मैच उन्होंने जीता है। इनमें से देखो डैनियल बेल्ट्रामन का एक मैच में रन है, 50+ का स्कोर है जो उन्होंने चेस करा था, बाकी कुछ नहीं है। त्वांदा म्यूवाई बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, अगर वो बैट फर्स्ट कराते हैं तो आप एक बार के लिए सोच सकते हो। ठीक है, पता नहीं कि देखो सामने वाली टीम की बॉलिंग लाइनअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सैम करन, नरीन, बहुत बड़े बड़े नाम इनके टीम में है, शॉन अबॉट भी अभी हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आप बहुत उम्मीद तो रख सकते हो, लेकिन हाँ अगर आप देखना चाहते हो एक बार के लिए सोच सकते हो इनके बारे में। जो डेली अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, चेस में ही हैं, बैटिंग फर्स्ट में अभी तक कोई रन नहीं बनाए हैं आखिरी 5-6 मैचेस में, लेकिन चेस में रन्स हैं तो आप इनकी तरफ देख सकते हो। और कभी कभार ये बॉलिंग कराने भी आ जाते हैं। सैम बिनिंग्स कुछ भी नाम नहीं है इस फिक्चर में कई एक बार भी, और इनका परफॉर्मेंस जनरली जितना उनके होम ग्राउंड पे आता है उसके बाहर तो उनका कोई परफॉर्मेंस होता नहीं है। जॉर्डन कॉक्स कंपैरेटिवली मुझे बेहतर दिख रहे हैं, और मेरे ख्याल से कीपर सेक्शन में जो 3 ऑप्शन होंगे, जॉर्डन कॉक्स, सैम बिनिंग्स और जेमी स्मिथ, में से मैं इनके तरफ ही ज़्यादा जाना चाहूँगा। और लास्ट मैच में भी इन्होंने रन बनाया था, स्पेशली बैटिंग पर्सन, लीडिंग इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनकी बॉलिंग काम पे आई है, यहाँ पे एक आध विकेट निकाला के रखा हुआ है। बहुत डिपेंडेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप अगर जैम हो रहा है ऑलराउंडर सेशन में आप छोड़ने का भी सोच सकते हो, लेकिन हाँ ये बॉलिंग इनकी काम पे आ जाती है यहाँ पे। ग्रांट स्टीवार्ट बॉलिंग फर्स्ट में आप देख सकते हो इनकी तरफ कुछ विकेट्स हैं, लेकिन इस ग्राउंड पे इनकी भी उतनी कुछ नहीं चली है जनरली। लिंडे एक और प्लेयर जिनकी तरफ लोग शायद कम नज़र रखें, लेकिन ये स्पिन हेल्पिंग कंडीशन है और इनके पास बैटिंग भी हो सकता है आ जाए, तो ये लिंडे और लीनिंग ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन लीनिंग का जो मेरा मतलब ऑब्जर्वेशन रहा है कि वो जो सेंट लॉरेंस ग्राउंड कैंटरबरी होता है उसके बाहर उनकी एक नहीं चलती। लिंडे लेकिन आप ट्राई बिल्कुल कर सकते हो इनके ऊपर। जो ये विशन लास्ट मैच बस फील्डिंग करने के लिए खेल रहे थे, ना तो बैटिंग मिली ना तो बॉलिंग मिली। अभी हो सकता है कि यहाँ पे उनको बॉलिंग मिल भी जाए, लेकिन बैटिंग बहुत नीचे आ रहे हैं तो ऑलराउंडर सेशन में भी होंगे तो पॉसिबल ही नहीं है इनको लेना। होगन, इनके बारे में बताता हूँ मैं। बहुत लोग इनको नहीं ले रहे थे लास्ट मैच में। ठीक है, इन्होंने 2 विकेट निकाले थे। लास्ट जो मैच खेला था होगन ने इस ग्राउंड पे अगेंस्ट तो सरे ही है, सरे का होम ग्राउंड है, ग्लैमरगन के होकर उन्होंने 5 विकेट निकाले हुए थे इस टीम के अगेंस्ट में। ठीक है, और उसके अलावा उनको कोई T20 खेलने का मौका नहीं मिला। अगर हम आखिरी 2-3 सीजनों की बात करें तो एक ही मैच उन्होंने खेला है रिसेंट टाइम से, 5 विकेट उन्होंने निकाले हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉलर हो सकते हैं। इनको ये कंडीशंस बहुत पसंद आते हैं क्योंकि इनके पास इनकी बहुत उम्र हो चुकी है, इनके पास कोई स्पीड वगैरह तो नहीं है, पूरी तरीके से स्विंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये कंडीशन ऐसा ही है जहाँ पर फंस के बॉल आए, आपके पास पेस ना हो, तो वैसे कंडीशन है आपके बॉलर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिनमें से होगन है यहाँ से और वहाँ से शॉन अबॉट, इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर नजर रखना। ठीक है, केन रिचर्डसन लास्ट मैच में उन्होंने 2 विकेट निकाले हुए थे, लेकिन अभी भी मुझे उनकी बॉलिंग कुछ इंप्रेसिव खास लगी नहीं है। बॉलिंग सेकंड में आप बिल्कुल अगर देखना चाहो देख सकते हो। तो सिर्फ डेनली मैं कहूँगा कि मैं शायद इनको लेके चलूँगा, बाकी ऐसे कोई भी नहीं है जिनको मैं ऐसा कहूँगा कि नहीं भैया लेके चलना ही है। मैं फिर भी अगर समराइज़ करवाना हो तो मैं जॉर्डन कॉक्स को कहूँगा क्योंकि कीपर सेक्शन में होंगे ये। लिंडे मेरे लिए खास प्रेफरेंस हो सकते हैं और यहाँ से होगन, ये 4 शायद मेरे कोड को बनाए बराबर। इसके अलावा जिन प्लेयर्स के ऊपर आप देख सकते हो वो है लिनिंग, और यहाँ से म्यूवाई अगर बैट फर्स्ट करते हैं तो खास कुछ रिकॉर्ड किसी का भी नहीं है और मुझे बहुत उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये कुछ ऑप्शंस होंगे, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ठीक है, अगर आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हो तो वहाँ पर ग्रांट स्टीवर्ट भी आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी और साइड में खेल रहे हो तब आपके लिए दिक्कतें बनने वाली है केंट के प्लेयर्स लेने में। बेंच पे एलेक्स ब्लेक हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि टीम इनको खिलाएगी लास्ट मैच जीतने के बाद, एक मैच के बाद टीम साथ कॉम्बिनेशन चेंज ना करे। सारे की तरफ से नरीन ने ओपन करा था, रॉय नहीं खेले थे, इसीलिए अगर रॉय खेलते हैं तो देखना पड़ेगा उनका क्या रोल आता है। हो सकता है जॉर्डन क्लार्क को वो रिप्लेस करते हैं और नरीन नीचे आ जाएं, तो वो आपको लाइनअप बना पता चल जाएगा। बाकी नरीन, विल जैक्स, सैम करन ये मस्ट हैव है। टॉम करन ने बॉलिंग नहीं कराई थी लेकिन बैटिंग उन्होंने बहुत अच्छी कराई थी, तो अभी देखना पड़ेगा ये कंडीशन में वो क्या कर पाते हैं, लेकिन हाँ याद रखना ऑलराउंडर सेशन में वो भी होंगे। उसके बाद लॉरी इवांस बैटिंग सेक्शन में एक ऑप्शन है, चेस में उन्होंने रन बनाए हैं हेड टू हेड में भी और ग्राउंड में भी, तो एक देखा जा सकता है इनकी तरफ।
जेमी ओवर्टन का भी वही सीन है, बॉलिंग सेक्शन में होंगे लेकिन बैटिंग ही करेंगे, बॉलिंग नहीं कराएंगे, लेकिन ये फील्डिंग बहुत अच्छे पोजीशंस पे कर रहे हैं, कैचिंग भी उनके पास आ रही है, रनआउट की भी अपॉर्चुनिटीज़ बन रहे हैं, तो वो पॉइंट्स वो आपको दे सकते हैं। जेम्स स्मिथ एनीवेज आप नहीं लेने वाले हो। जॉर्डन क्लार्क की भी कोई रोल नहीं है, ऑलराउंडर सेशन में है, पॉसिबल नहीं है लेना। एटकिंसन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, शॉन अबॉट, ये दोनों को मैनेज करना है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि शॉन अबॉट आपके लिए बहुत बड़े वाले पंट बन सकते हैं। पंट मतलब टीम में तो लोगों के होंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में मैं कह रहा हूँ, ये कंडीशन इनको काफ़ी पसंद आ सकता है, क्योंकि ये जिस तरह की कंडीशन में अच्छा करते हैं डोमेस्टिक लेवल में, ऑस्ट्रेलिया में मैंने जितना ऑब्जर्व किया है इनको, उस हिसाब से इनको ये कंडीशन काफ़ी पसंद आ सकता है। मिडिल सेल्स वाला जो लॉर्ड्स वाला ग्राउंड था, वहाँ पर मुझे इन पे खास उतना नहीं था, फिर भी एक विकेट निकाला हुआ था दोनों ओवर बॉलिंग करा के, लेकिन ये कंडीशन मुझे लगता है इनको बहुत पसंद आ सकता है। अगर बैटिंग और मिल जाए तो और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। लेवेस आप नहीं ले सकते क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में अवेलेबल होंगे। बेंच पे जेसन रॉय हैं, अगर वो खेलते हैं तो या तो लेवेस या फिर जॉर्डन क्लार्क में से कोई एक रिप्लेस्ड हो जाएंगे और वो ओपनिंग पे आ जाएंगे, और डैन मोरियार्टी को वैसे खिलाया नहीं जाता है। इनमें से जो प्लेयर्स आपके टीम में ज़रूर से होने चाहिए, ये 3 हो गए, और यहाँ पे एबॉट, ये 4 मस्ट हैं। काइंड ऑफ एटकिंसन भी मस्ट ही है, तो ये 5 को पकड़ के चलो। इसके अलावा यहाँ पे टॉम करन हो सकते हैं, अगर पॉसिबल हो ले लेना, बैटिंग से अच्छा कर रहे हैं वो, बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, वही एक कॉन्सर्न है बस ऑलराउंडर सेक्शन से लेने लायक। लॉरी इवांस अगर चेस कर रहे हैं तो लेने लायक प्लेयर हो सकते हैं, बस इतना ही है, और मैं कुछ यहाँ पे खास नहीं है पता नहीं लायक। ओवरटर्न वगैरह अगर बॉलिंग कराते तो हम देखते, बॉलिंग सेक्शन में अगर आपका ज़्यादा ऑप्शन नहीं है तो आप ले लेना, क्योंकि इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तबाही मचाने में बॉलिंग बैटिंग में, तो वो बात है, लेकिन बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, वही एक प्रॉब्लम है। कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें तो डेनली लिनिंग के आसपास लोग जा सकते हैं, डेनली बॉलिंग करा सकते हैं, याद रखना, और इनके बैटिंग से रिकॉर्ड्स बुरे नहीं हैं, और लिनिंग का भी वही सीन है, लेकिन लिनिंग का मैंने ऑब्जर्वेशन बता दिया क्या है। बाकी लिंडा और होगन, इनमें से लिंडा, होगन ये और ये कॉक्स, ये तीनों तो मेरी टीम में होंगे। लिनिंग का देखना पड़ेगा क्या कर पाते हैं हम ऑलराउंडर सेशन में, क्योंकि हैं तो वो इसीलिए। बाकी ऐसा किसी पे भी मेरा खास रेफरेंस नहीं है। केन रिचर्डसन वगैरह परसेंटेज देख के आप लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है इनसे ही। सर की तरह से बात करें, सैम करन, जैक्स, नडीन, इन तीनों के इर्द गिर्द लोग जाएंगे, और टॉम करन क्योंकि परफॉर्मेंस करा है इन्होंने, लेकिन मेरे ख्याल से टॉम करन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर सेक्शन से शॉन अबॉट होने चाहिए आपके लिए। इस मैच में दोनों तरफ से पॉइंट भी दे सकते हैं, और उनको ये कंडीशन काफ़ी पसंद आ सकता है बॉलिंग में। और पहले 3 नाम जो है, मतलब करन, जैक्स और नारिन, ये तो आपके लिए कैप्टन मसल मटेरियल है। रिस्की में इवांस अगर चेस कर रहे हैं तो, और एटकिंसन को आप एनीवेज आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग में ज़्यादा ऑप्शन आपके पास होगा नहीं। अच्छा, तो किसी भी ऐप पे आप खेल रहे हो, अगर आपको एक बेस बनाना है तो ये 8 प्लेयर्स मेरे ख्याल से आपके बेस में होने चाहिए, ठीक है। अगर आप ड्रीम इलेवन पे खेल रहे हो तो आपको शायद जेसन रॉय अगर खेले तो आप ले सकते हो। बाकी यहाँ पे डेनली एक ऑप्शन होंगे जिनको आपको लेना पड़ सकता है, क्योंकि ये बॉलिंग करा सकते हैं कभी भी। तीसरा बैट्समैन अगर लेना होगा, लॉरी इवांस आपने देख लिया, अगर वो चेस कर रहे हैं तो ले लेना। ट्वांडा म्यूआई और डैनियल वेल ड्रमन में से अगर मतलब केंट की तरफ से देखना है तो ऑप्शंस हैं। इनमें से लोग ज़्यादा जा रहे हैं डैनियल वेल ड्रमन की तरफ, क्योंकि ये ओपनिंग करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स उनके कुछ खास अच्छे नहीं हैं। तो केंट के अगर बैटिंग फर्स्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो ट्वांडा म्यूआई और इनमें से देखना, मतलब बेसिकली वही बात है, केंट बैटिंग फर्स्ट, सरी बैटिंग सेकंड, तो वही सीन में आप लॉरी इवांस को ले सकते हो। नहीं तो इन दोनों में से किसी को जा सकते हो, या फिर डीवीडी को लेकर सेफ भी चल सकते हो, अगर आप ऐसे साइड्स में खेल रहे हो जहाँ पर मिनिमम 3 बैट्समैन लेना होगा। अच्छा, ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने यहाँ पे 4 को ले रखा है। 5वां ऑप्शन अगर आप ड्रीम इलेवन पे खेल रहे हो, आपको लेने का ही है, तो लीनिंग मेरे ख्याल से अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, क्योंकि उनको बैटिंग बॉलिंग दोनों करने का मौका मिलेगा। टॉम करंट 6ठे ऑप्शन होंगे मेरे, ठीक है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि आप किसी की तरह ज़्यादा जाना चाहोगे। ग्रांट स्टीवर्ट वगैरह अगर बॉलिंग फर्स्ट कराते हैं तो वही आपके लिए ऑप्शन बनेंगे, नहीं तो नहीं। बॉलिंग सेक्शन में एटकिंसन और यहाँ से होगन, इन दोनों को मेरे को रखना है। जनता जा रही है रिचर्डसन के साथ, अगर 3 बॉलर लेना ही है आपको तो रिचर्डसन के साथ आप जा सकते हो, क्योंकि और कोई ऑप्शन आपके पास होगा नहीं। यहाँ पे ओवरटर्न का ऑप्शन होगा, जो कि सिर्फ बैटिंग से आपको पॉइंट देंगे और या फील्डिंग से पॉइंट देंगे, ठीक है। रिचर्डसन बॉलिंग से एक आध विकेट या बोल्ड ही करते हैं कहीं से टेलेंडर्स को, तो वो पॉइंट बहुत हो जाएगा ओवरकम करने के लिए। तो अब एनीवेज इनको लेके चल सकते हो, जहाँ पे आपको 3 बॉलर्स मिनिमम देने हैं, ठीक है। अगर आप ड्रीम इलेवन पे ये मैच खेल रहे हो तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन और आपका विन क्या होने वाला है या नहीं होने वाला है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा ऑलराउंडर्स के ऊपर। कैप्टन वाइस कैप्टन लगभग लोगों के सेम होंगे, लेकिन ऑलराउंडर्स में आप किन प्लेयर्स को ले रहे हो उसके ऊपर मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करने वाली हैं, क्योंकि बॉलिंग सेक्शन में और बैटिंग सेक्शन में एनीवेज आपके पास ऑप्शन कम है, तो वहाँ से आप ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट कर भी नहीं पाओगे, ठीक है।
कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस की बात करें तो जैक्स सैम करन मेरे लिए इनिशियल 2 ऑप्शन है इस मैच में भी, और उसके बाद नाडीन आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अलग कुछ देखना है या बड़ा कुछ ट्राई करना चाहते हो तो सैम करन को एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना, अगर वो बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो इनको ये कंडीशन पसंद आ सकता है। बाकी पता नहीं कितना इनको टीम यूज़ करेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर तो हो सकते हैं, मुझे लग रहा है ये कंडीशन इनको काफ़ी पसंद आएगा। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें, और सारी एनालिसिस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।